हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रमाण के अनदर टॉपिक पे, जो आपका पार्ट 2 है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना। तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। आई थिंक यूनिट 6 है ये आपकी नेट पेपर की या पेपर 1 की। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना में बेसिकली आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड जितने भी अनुमाना के या अनुमान के जितने भी काइंड होते हैं आप वो पढ़ेंगे। उसके अलावा जो एडिशनल टॉपिक है वो है व्याप्ति और हेत्वाभासस। तो ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं मैंने कोशिश की है कि आपकी कवर करूं और इजी एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले तो मैंने आपको प्रमाण में बताया था कि अनुमाना क्या होता है। तो अनुमाना प्रमाण इज बेसिकली अ मीन्स ऑफ नॉलेज। हियर नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू गेसिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो मैंने आपको बताया था कि अनुमाना का मतलब होता है अनुमान लगाना। जब हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं तो उसको हम अनुमाना कहते हैं। यहाँ पे हम नॉलेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम नॉलेज पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नॉलेज हम कैसे पा रहे हैं? गेस के थ्रू, इंटरप्रिटेशन के थ्रू या एनालाइज करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रमाण किस तरह पा रहे हैं? आइदर वी आर डूइंग सम गेस वर्क और वी आर इंटरप्रिटेटिंग और वी आर एनालाइजिंग द सिचुएशन। तो ये आपका होता है अनुमान। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है अनुमान की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान की, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है अनुमान का वो होता है आपका प्रपोजिशन, जिसको हम प्रॉमिस कहते हैं या प्रतिज्ञा कहते हैं। ठीक है, पहला आपका हो गया प्रतिज्ञा। देन नेक्स्ट है आपका द ग्राउंड, दैट इज हेतु, जिसको हेतु बोला जाता है। उसके बाद देखिए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप नाम सुन लीजिए कि क्या क्या नाम है। थर्ड आपका है इलस्ट्रेशन, जो कि आपका उदाहरण होता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल होता है, दैट इज उदाहरण। तो ये जो नाम है आपको ये याद करने हैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हेतु, जिसको आप इजीली प्रतिज्ञा बोल सकते हो, हेतु, उदाहरण। उसके बाद आपका अप्लीकेशन है, दैट इज उपनया, जिसको उपनय बोलते हैं। एंड कंक्लूजन, दैट इज निगमना। ओके, तो ये आपके 5 स्ट्रक्चर्स हैं अनुमान के। अब ये कैसे कैसे होते हैं इसको समझने का सबसे इजी जो तरीका है वो है एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप एग्जाम्पल समझ जाओगे तो आपको उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी, आपको इसकी डेफिनेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, इससे इजीली आप समझ जाओगे। सबसे पहले देखिए, जो लोग पर्वत के नीचे रहते हैं, मतलब कोई हिल है, ठीक है, कुछ लोग हैं जो हिल्स के नीचे रहते हैं। यहाँ पे गांव है, तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ धुआं उठ रहा है। ठीक है, ओके, तो इन लोगों ने ये चीज़ बोली, पर्वत में आग है। ठीक है, तो ये जो पहला आपका एग्जाम्पल है, पर्वत में आग है, ये इसको हम बोलेंगे प्रतिज्ञा, दैट इज प्रॉमिस। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि पर्वत में आग है। अब कैसे बोल रहे हैं पर्वत में आग है? नेक्स्ट है आपका क्योंकि उसमें धुआं है। तो इन्होंने क्या बताया? पर्वत में आग है क्योंकि उसमें धुआं है। मतलब ये चीज प्रूव किससे हो रही है? हेतु के थ्रू हो रही है। तो ग्राउंड क्या है, बेसिक क्या है इसका, कि वहां पे धुआं है। तो ये आपका होगा हेतु। जो ग्राउंड होता है, जो बेसिक होता है, जिस बेसिक पे हम ये चीज बोलते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं, जिस बेसिक पे, उसको हम हेतु बोलते हैं। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग रहती है, जैसे रसोई में। अब ये अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, जिसको आप उदाहरण कहते हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे कि रसोई में। ओके, और इसको आगे इन्होंने इस तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जहाँ धुआं नहीं होता है वहाँ आग नहीं होती है, जैसे तालाब। ठीक है, ये भी कहीं कहीं इस तरह का भी आपका एग्जाम्पल दिया गया है। तो आपको बस ये समझना है कि किस तरीके से हेतु और प्रतिज्ञा को ये उदाहरण के थ्रू प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है, इस पर्वत में जो धुआं है वह आग के साथ व्याप्त है। अब ये क्या है? ये आपका उपनयन है। यहाँ पे एप्लीकेशन लगाया गया है, मतलब कि उस धुएं को एप्लीकेशन किया गया है, उसका एप्लीकेशन किया गया है आग के ऊपर। धुआं और आग के बीच के संबंध को बताया गया है कि इस पर्वत में जो धुआं है वह आग के साथ व्याप्त है। मतलब वो दोनों ही चीजें अप्लाइड है वहां पे, अप्लीकेबल है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अतः पर्वत में आग है। ये क्या हुआ आपका? ये आपका हो गया निगमन, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं या निगमना बोलते हैं। ठीक है,
तो अंत में क्या कंक्लूजन निकला इसका कि पर्वत में आग है। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने क्या देखा, इन्होंने धुआं देखा और इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि पर्वत में आग है। तो किस बेसिस पे उन्होंने ये अनुमान लगाया? तो ये अनुमान इन्होंने क्यों लगाया? क्योंकि इनको पता था कि वहां पे धुआं दिख रहा है, ठीक है, जहां धुआं होता है वहां पे आग रहती है। जैसे रसोई में इन्होंने ये चीज सोचा, वो उदाहरण इन्होंने दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि जरूर धुआं के साथ आग भी होगी, दोनों का एप्लीकेशन साथ में होता है। और अंत में इन्होंने कंक्लूड किया कि पर्वत में आग है, जो कि हम निगमन बोलते हैं जिसको, जो इनका कंक्लूजन था। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है अनुमान का, किस तरीके से अनुमान लगाया जाता है, क्या पार्ट्स होते हैं अनुमान के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अनुमान के बारे में, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या काइंड होते हैं अनुमान के, अनुमान कितने टाइप्स का होता है। एज पर न्याय दर्शन द अनुमाना इज ऑफ 3 टाइप्स, अनुमान 3 टाइप्स का होता है न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला जो आपका होता है वो होता है पूर्वत्व अनुमान, नेक्स्ट आपका होता है शेषवत्व अनुमान, और थर्ड आपका होता है समन्वयो दृष्टता। समन्वयो दृष्टता भी आपका एक अनुमान होता है। आई नो जो इसका टॉपिक है, जो मतलब वर्ड से बहुत टफ है। ओके, तो पूर्वत्व अनुमान क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। पूर्वत्व अनुमान का मतलब होता है, पूर्वत्व रिफर्स टू रीजनिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट इनफरिंग एंड अनपरसीव्ड इफेक्ट्स फ्रॉम अ परसीव्ड कॉज। तो आपको इसको मतलब इजीली आप वर्ड से समझ सकते हो, डेफिनेशन पे मत जाइए, आप इसको इजीली इस तरह समझिए। पूर्वत्व का मतलब होता है पूर्व में, ठीक है, पूर्व मतलब पहले। तो पहले कोई ऐसी चीज हो चुकी होती है, उसी बेसिस पे जब हम अनुमान लगाते हैं तो हम उसको पूर्वत्व अनुमान कहते हैं, जो हमारे प्रीवियस, या आप कह सकते हो हमारी जो प्रीवियस इफेक्ट्स होते हैं या हमारी प्रीवियस थिंकिंग होती है उन पे बेस्ड होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल आप समझिए, क्लाउड्स लीड टू रेन। जो क्लाउड होते हैं, जो बादल होते हैं, वो बारिश लाते हैं, ठीक है। तो आपने अगर आसमान में बादल देखा तो आप कहोगे कि हाँ जरूर बारिश होने वाली है। तो क्या है, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने पहले ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, आपने फील किया है कि जब जब बादल होते हैं तब तब बारिश होती है, ठीक है। या एक स्पेसिफिक बादल होते हैं जो बारिश लाते हैं, जैसे बोलते हैं जो ब्राउन बादल्स होते हैं वो बारिश लाते हैं। तो आप जब भी ब्राउन बादल देखोगे तो आप कहोगे जरूर आज बारिश होने वाली है। या लाइटनिंग आपको दिख रही है तो आपको लगेगा बारिश हो रही है। तो इस तरह की बारिश होने वाली है। तो इस वजह से मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उन पे जो हम अनुमान लगाते हैं, उन पे बेस्ड जो हमारे अनुमान होते हैं उनको हम पूर्वत्व अनुमान बोलते हैं। ओके, जैसे सीड्स लीड्स टू फ्रूट, जब हम कोई बीज रोपते हैं तो उससे हमें जो फल मिलते हैं आगे चलकर, ठीक है। ये क्या है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने ऐसा देखा है, हमने ऐसा महसूस किया है, पहले ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका पूर्वत्व अनुमान है। नेक्स्ट आपका आता है शेषवत अनुमान। अब शेषवत अनुमान अगेन मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। इन्फरिंग एन अनपरसीव्ड कॉज फ्रॉम अ परसीव्ड इफेक्ट्स। अब ये डेफिनेशन मुझे पता है बहुत ही मतलब उतनी समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में इसको समझा रही हूँ। शेष, ठीक है, शेष का मतलब होता है बचा हुआ। अब यहाँ पे हम बचे हुए की बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए 3 सिचुएशन है, अगर 2 सिचुएशन एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये तीसरी जरूर अप्लाई होगी। ये सिंपल सी फिलॉसफी है अनुमान की। मतलब मान लीजिए कि आप एग्जाम में गए, आपको 4 वो दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शंस दिए हैं आंसर के ABCD। ए आपने देखा कि आंसर नहीं है, बी आपने देखा आंसर नहीं है, सी आपने देखा आंसर नहीं है, तो डी तो जरूर आंसर होगा। तो ये क्या है, आपका शेषवत अनुमान है। ये आपका बचा हुआ अनुमान है कि जो चीजें बच जाती हैं, जो 3 चीज या 4 चीज उस पर अप्लाई नहीं हो रही है, तो जो लास्ट होगा वो तो अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल और है कि एक मतलब एक केस है कोई कोर्ट में, वहां पे 3 लोग हैं जो कि मर्डर के अक्यूज हैं। तो मर्डर के अक्यूज में ए ने प्रूव कर दिया कि वो अक्यूज नहीं है, बी ने प्रूव कर दिया कि वो अक्यूज नहीं है, उसने मर्डर नहीं किया है, ए ने प्रूव कर दिया कि उसने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डरर कौन होगा? आपका सी मर्डरर होगा, ठीक है, क्योंकि वही एक बचा हुआ अक्यूज है। तो ये क्या है, ये आपका शेषवत अनुमान है। जो बची हुई चीजें होती हैं, जो बाकी चीजें अगर अप्लाई नहीं हो रही है, जो एक ऐसी है जो इन्फर्ड कर रही है कि आपके मतलब ऐसा इन्फर्ड हो रहा है कि इसकी वजह से ये इस सिचुएशन में लगेगी, तो वहां पे हम इसको शेषवत अनुमान बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है समन्वयो दृष्टता। समन्वयो दृष्टता का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे समन्वयो दृष्टता एक संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है समान रूप से, ठीक है, समान
दृश्यता मतलब आप दृश्य समझ लीजिए, आई डोंट नो दृश्य कैसे लिखते हैं, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ दृश्य, ठीक है। समान दृश्य मतलब दोनों ही चीजें, दो चीजें हैं और दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। जैसा ए होगा वैसा ही बी होगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि ए जो है वो समान है बी जैसे, वो एकदम इक्वल है बी की तरह है, ठीक है। तो हम जो चीज़ यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसी तरीके से, उसी नज़रिए से हम बी को देख रहे हैं। मतलब हम जब दो चीज़ों को एक नज़रिए से देखते हैं तो हम उसको सामान्य दृश्यता बोलते हैं। जैसे refers to the inferential knowledge obtained from generalization of a particular matter when inference is not based on causation but the uniformity of coexistence। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई कॉज नहीं लगा रहे हैं, हमने कोई रीज़न नहीं दिया कि ए और बी क्यों मतलब सेम है, हमने कोई क्वालिटी नहीं बताई, हमने कोई कैरेक्टराइज नहीं किया, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उनकी यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं को एग्जिस्टेंस की वजह से। मतलब हम अपनी सोच जो है उसको जनरलाइज कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सब लोग ऐसे ही हैं, या कोई एक अगर खराब निकल जाता है तो हम बोलते हैं कि सब ऐसे ही हैं, ठीक है। तो वो क्या रीज़न होता है, वो हम क्या करते होते हैं, हम जनरलाइज कर रहे होते हैं क्योंकि हम सबको एक दृष्टि से देख रहे हैं, हम एक तरीके से देख रहे हैं। सामान्य दृष्टता मतलब एक तरीके से सबको देखना। जैसे मान लीजिए मैंने बात करी कि जो व्हीकल होती है वो अपनी जगह बदलती है तो वो मूव करती है, ठीक है, वो मूव करती है। तो यही नॉलेज जो है मैं सन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ कि सन भी मूव करता है क्योंकि वो अपनी जगह बदलता है, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं व्हीकल और सन को एक जैसे देख रही हूँ, सामान्य दृश्यता मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं व्हीकल को सन के साथ सिमिलर करके देख रही हूँ। हमें पता है कि सन जगह नहीं बदलता है, अर्थ है वो सन का चक्कर लगाती है, तो ऑफकोर्स ये तो मतलब वैलिड फैक्ट है। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं पता है, वो यही तो बोलेगा कि दोनों ही अपनी जगह बदल रहे हैं या दोनों मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सामान्य दृश्यता लगा हुआ है आपका। तो ये आपके 3 काइंड हो गए अनुमाना के। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्याप्ति, कि व्याप्ति क्या होता है। तो पहले व्याप्ति के बारे में सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्याप्ति क्या है। व्याप्ति रिफर्स टू द स्टेट ऑफ pervasion. It is considered as a logical ground of inference, which is one of the means of knowledge. No conclusion can be inferred without the knowledge of Vyapti. Vyapti guarantees the truth of conclusion. It signifies the relation of invariable concomitance between hetu and sadhya, and it is of 2 kinds. अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब डेफिनेशन अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे अगर ये समझ में आएगा कि कोई भी कंक्लूजन हम व्याप्ति के बिना नहीं निकाल सकते हैं, और व्याप्ति गारंटी करती है ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन जो आपका है, जो आपने कंक्लूड किया है वो सही है, इसकी गारंटी आपको व्याप्ति देती है। अब देखिए व्याप्ति बेसिकली क्या होता है। व्याप्ति का मतलब क्या हुआ, व्याप्ति का मतलब हुआ कोई चीज़ व्याप्त होना, ठीक है, कोई चीज़ प्रेजेंट होना। अब प्रेजेंट का मतलब क्या है कि जो नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है हमारे पास उसको हम व्याप्ति कहते हैं। मतलब जो आपका हेतु है, ठीक है, जो आपका ग्राउंड है, जो बेसिक है आपका, उसके और साध्य में जो चीज़ हम करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में जो नॉलेज प्रेजेंट है उसको हम व्याप्ति कहते हैं। अगर वो नॉलेज प्रेजेंट नहीं होगी, अगर आपको असलियत नहीं पता होगी, आपको ट्रुथ नहीं पता होगा, आपको नॉलेज नहीं पता होगी कि उसकी रियलिटी क्या है, तो आप कभी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे। यही आपकी व्याप्ति है। जिस सिचुएशन में व्याप्ति नहीं होती है उस सिचुएशन में हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं, या हम कंक्लूजन को सच नहीं मान सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको समझाऊं, जिस वस्तु का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और जिस ज्ञान के आधार पे हमें अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता है उसको हेतु कहते हैं, ठीक है। ये आपका हेतु हो गया। जिस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता है उसे साध्य कहते हैं। जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, हेतु जिस वजह से हमको उस ज्ञान का प्राप्त होता है, जो बेसिक होता है, जो बेस होता है उसका, ठीक है। पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पे उन दोनों के सह अस्तित्व अथवा साहचर्य के ज्ञान को, जो अब स्मृति के रूप में हमारे मन में है, उसको व्याप्ति कहते हैं। मतलब जो पहले की नॉलेज है हमारे पास, उन दोनों के रिलेशनशिप में, जो आपका हेतु है और जो आपका साध्य है, इन दोनों के रिलेशनशिप में जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो आपके माइंड में है, जो आपकी स्मृति में है, उसको हम व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति सिंपल सी बात है, व्याप्त होगा, वो नॉलेज व्याप्त होगी, ऑलरेडी वो नॉलेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये आपका व्याप्ति हो गया। नेक्स्ट होता है हेत्वाभासा, जिसका मतलब ये होता है आपका हेत्वाभासा इज बेसिकली एक एरर है आपका,
ये एरर क्यों है आपका, क्यों हम इसको एरर बोलते हैं, क्योंकि अनुमाना जो आपका है, अनुमान जो है वो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक कंक्लूजन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इसमें क्या एरर हो सकता है, ये बेसिकली आपका हेत्वाभासा बताता है। अ सिलोजिज्म इज vitiable by a fallacious ground, this is called हेत्वाभासा fallacious, ठीक है, जो false ground पे बनाया जाए। The mere appearance of a ground, a number of types of invalid grounds are distinguished: simple error, contradictory, lack of proof of the ground और inopportunity। तो कोई भी कंक्लूजन जो हम गलत तरीके से बना लेते हैं, कोई धारणा, कोई अनुमान हमने जो गलत तरीके से बना दिया, जिसके हेतु के बारे में हमें पता नहीं है, जिसका ग्राउंड ही गलत है, ठीक है, जहाँ पे व्याप्ति नहीं है, जहाँ पे हमने जो हमें लगता है कि हाँ वहाँ पे ग्राउंड है, अपीयरेंस है ग्राउंड की, बट वहाँ पे ग्राउंड नहीं होती है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हिल पे फायर का, अगर मान लीजिए कि वो फायर उस वजह से नहीं है, मतलब वो जो धुआं है वो इस वजह से नहीं है, हो सकता है वहाँ पे पीछे अभी कोई एक इंडस्ट्री सेट की गई हो और उस इंडस्ट्री की वजह से वहाँ पे धुआं उठ रहा हो, या कोई और रीज़न हो, ठीक है, फायर की वजह से मतलब वो धुआं ना हो, ठीक है, कोई और रीज़न हो। तो ये क्या है, यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन बना रहे थे कि फायर जरूर होगी वहाँ पे, हो सकता है वहाँ पे फायर ना भी हो, मैं बस एक एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ आपको। तो ये क्या है, ये आपका हेत्वाभासा की सिचुएशन है, जहाँ पे आपको आभास तो होता है कि चीज़ ऐसे होंगी, बट वो आपको गलत आभास होता है, ठीक है, आपने गलत ग्राउंड पे या फेलेशियस ग्राउंड पे आपने एक आभास लगा लिया है, आपने अनुमान लगा लिया है, ठीक है। भारतीय न्याय दर्शन तर्कशास्त्र में हेत्वाभास उस अवस्था को कहते हैं जिसमें वास्तविक हेतु का अभाव होना पर या किसी अवास्तविक असद हेतु के वर्तमान रहने पर भी वास्तविक हेतु का आभास मिलता है या अस्तित्व दिखाई देता है, उसके फलस्वरूप भ्रम हो सकता है या होता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि जब हमें लगता है कि हेतु है वहां पर बट हेतु होता नहीं है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं हेत्वाभास, ठीक है, जहाँ पे हमें लगता तो है कि ऐसा होगा बट वैसा हो नहीं रहा होता है, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, भ्रम होता है, ठीक है। हेत्वाभास दो शब्द हेतु और आभास की संधि से बना हुआ है, जहाँ पे हेतु का आभास होता है, मतलब सिर्फ हमें लगता है ऐसा है बट ऐसा होता नहीं है, जो नहीं है वह दिखना, जो नहीं है वैसा दिखना। हेतु का आभास तब होता है जब हेतु के पांचों लक्षण, ये 5 लक्षण हेतु के बताए हों, इन 5 लक्षण में से कोई भी नहीं होगा तो वहाँ पे हेतु का अभाव हो सकता है। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना पता है होना चाहिए कि हेत्वाभास क्या होता है, ठीक है, क्या एरर होती है आपके अनुमाना की, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश करी कि मैं इसको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। अगर कोई भी रिलेटेड इससे कोई भी नॉलेज है जो आप गेन करना चाहते हो या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।